हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी से संबंधित ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खाड़ी धारा एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है। खाड़ी धारा का मतलब है गल्फ धारा की बात कर रहा है। ठीक है, गल्फ धारा जिसे आप गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। और ये किस महासागर की जलधारा है, तो ये अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। और ये कैसी जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है। ठीक है, कैसी है, गर्म जलधारा है। कुछ और जलधारा की बात करते हैं अटलांटिक महासागर की, आप ध्यान रखिएगा। लेब्राडोर की जलधारा, ये भी अटलांटिक महासागर की है और ये कैसी जलधारा है, तो ये ठंडी जलधारा है। और एक है कैनरी जलधारा। कैनरी जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर की है और ये भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, और एक है बेंगुला जलधारा, ये भी पूछा जाता है। बेंगुला जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ये भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर की बात करते हैं तो अगुलहास की जलधारा ध्यान रखिएगा। अगुलहास की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा ये हिंद महासागर की जलधारा है और ये कैसी है, गर्म जलधारा है। प्रशांत महासागर की बात करते हैं तो आप क्यूराइल जलधारा ध्यान रखिएगा। क्यूराइल जलधारा ये प्रशांत महासागर की जलधारा है और ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, और आप ध्यान रखिए हम्बोल्ट जलधारा ये भी प्रशांत महासागर की जलधारा है। कैलिफोर्निया की जलधारा ये भी प्रशांत महासागर की जलधारा है। आप इसको ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है। यानी भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, स्वेज नहर। और ये कृत्रिम है। ठीक है, ये मानव द्वारा बनाया गया है स्वेज नहर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। स्वेज नहर कहाँ पे है, तो ये मिस्र में है। आप मैप देखेंगे, विश्व का मैप देखेंगे तो एक तरफ यहाँ अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका जहां मिस्र वगैरह है, उसके बाद इधर देखेंगे आप एशिया है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है। और यहाँ पे क्या है, लाल सागर। ठीक है, लाल सागर। और यहाँ पे इधर आपका भूमध्य सागर है और यहाँ बीच में है यही स्वेज नहर। ठीक है, और कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि स्वेज नहर लाल सागर, देखिए लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कहीं का आप हिंद महासागर जगह लाल सागर भी दिखेगा। लाल सागर हिंद महासागर का ही भाग है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला नहर कौन सा है, तो स्वेज नहर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है भौगोलिक स्वरूप और दूसरी तरफ मिलान देश दिया है। इसको थोड़ा बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। देखिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल मैं ऐसे बता दे रहा हूं कहां पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन ये कहां पे है, तो ये कनाडा में नहीं है, तो ये अमेरिका में है। ठीक है, और लेक विनिपेग कहां पे है, तो लेक विनिपेग ये कनाडा में है। ठीक, और दक्षिणी अल्फास कहां पे है, तो ये न्यूजीलैंड में। आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं ऐसे बता दिया। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है तो किसका कायांतरित रूप है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, बलुआ पत्थर का। ये जो क्वार्टजाइट है ये कैसा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, इसी को रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। और किसका रूपांतरण है, ये तो बलुआ पत्थर का है। ठीक है, हम कोयले की बात करते हैं, कोयला कैसा है, तो ये अवसादित चट्टान है। और इसका कायांतरित रूप कौन सा होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इसका कायांतरित रूप है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक और पूछा जाता है चूना पत्थर। चूना पत्थर का कायांतरित रूप कौन सा है, तो संगमरमर। संगमरमर भी कायांतरित चट्टान है, आप इसको भी ध्यान रखिए। पूछा जाता है किसका है, ये चूना पत्थर का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है। लानोस घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और देश पूछा जाए तो वेनेजुएला में स्थित है। ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला में यह स्थित है और ये दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, इसमें कौन से घास के मैदान है, तो प्रेरी घास के मैदान। अफ्रीका की बात करते हैं तो आप सवाना ध्यान रखिएगा, सवाना। ठीक है, कहां पे है, अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो डाउन्स ध्यान रखिएगा, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच क्षेत्र, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। समझते हैं, देखिए हमारी पृथ्वी है, बीच में कौन सी रेखा है, तो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री। और उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो ये
कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो ये मकर रेखा कहा जाता है। पूछ रहा है इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, यहाँ क्या उष्णकटिबंधीय, अक्सर यहाँ पे गर्मी और वर्षा होती है, तो यहाँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका शीतोष्ण हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका ध्रुवीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ओजोन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी विकल्प इसमें सही है। यानी ओजोन अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, ये भी सही है। ओजोन हमें सूर्य के हानिकारक यूवी किरण से बचाती है, ये भी सही है। ओजोन प्रकाश रासायनिक स्मॉग का प्रमुख घटक है, ये भी सही है। देखिए, ओजोन परत किसमें पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें, समताप मंडल में, ध्यान रखिए पूछा जाता है। और ये क्या करता है, सूर्य से जो हानिकारक यूवी किरणें आती हैं उससे हमें बचाता है, और समताप मंडल में पाया जाता है। और 16 सितंबर को ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ओजोन संरक्षण के लिए, परत संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, उसका नाम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कब हुआ था, 1987 में हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है, ओजोन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। एक पूर्णिमा और अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29.5। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्षांश रेखा। ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा। देखिए, अक्षांश रेखा क्या होती है, देखिए यह है आपका पृथ्वी, और यह है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा। देखिए, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर क्या हो मापी गई कोणीय दूरी। जैसे ये देखिए, यहाँ पे कोण बन रहा है ना, तो ये जो कोणीय दूरी है, ये सब क्या है, ये अक्षांश कहलाते हैं, चाहे नीचे चाहे दक्षिण। ठीक है, इधर भी ये सब क्या है, अक्षांश है। और यही समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ये क्या कहलाती है, देखिए इधर भी अगर समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है, ये अक्षांश रेखा कहलाती है। आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अक्षांश ये हो गया, और अक्षांश मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, अक्षांश रेखा कहलाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन सागर में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है, चीन में सागर में जो आती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टाइफून। टाइफून कहाँ कहा जाता है, तो चीन में कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तूफान और चक्रवात कहाँ कहा जाता है, तो भारत में कहा जाता है। बवंडर कहाँ पे, ये यूएसए ऑस्ट्रेलिया में आता है। ट्विस्टर की बात करते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। हरिकेन, हरिकेन इंपॉर्टेंट है। हरिकेन जो है ये अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ध्यान रखिएगा। और एक है विली विली, विली विली कहाँ कहा जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली आता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये कैसे चक्रवात है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आगे बढ़ते हैं। ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है, ठंडी जलवायु की बात कर रहा है, तो ये टुंडा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टुंडा। ठीक है, ठंडी जलवायु के अंतर्गत निम्न से कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो टुंडा। ठीक है, देखिए भूमध्य ये है पृथ्वी 0 डिग्री, और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय, उसके बाद उपोष्ण आता है, उसके बाद शीतोष्ण, उसके बाद आपका टुंड्रा आता है। ठीक है, टुंड्रा के बाद आपका ध्रुवी। देखिए टुंड्रा क्या होता है, शीतोष्ण तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के मध्य जो भाग होता है, यानी वही टुंड्रा होता है, ध्रुव के पहले। ठीक है, वही क्या होता है, टुंड्रा प्रदेश होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आता है, साइबेरिया, कनाडा, कनाडा का ऊपरी भाग, अलास्का, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, भारत का सक्रिय एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक और ध्यान रखिए आप, नारकोंडम ज्वालामुखी, ये भी कहां पे है, तो भारत में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी कहां पे स्थित है, तो ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए समझते हैं हम हिमालय को, देखो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया। देख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4। अब इसको हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे सतलज नदी, ठीक है, सतलज सॉरी सिंधु नदी, उसके बाद सतलज नदी, यहाँ पे सतलज नदी, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा आप, पंजाब हिमालय कहा जाता है। और सतलज और यहाँ पे काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो कुमायूं हिमालय कहा जाता है। क्या, कुमायूं हिमालय कहा जाता है। उसके बाद काली और
तिस्ता, यहाँ पे कौन सी नदी, तिस्ता नदी। काली और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को क्या, नेपाल हिमालय कहा जाता है। और तिस्ता और दिहांग जिसे आप ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, उसके बीच की क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो यह है असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। तो नंदा देवी, नंदा देवी किसमें, कुमायूं हिमालय। नंदा देवी अगर पूछा जाए कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कुमायूं हिमालय में और क्या आता है, गंगा यमुना जो है यहीं से निकलती है। पंजाब की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, काराकोरम, पीर पंजाल, ये सब इसमें आते हैं पंजाब हिमालय में। नेपाल हिमालय की बात करते हैं, एवरेस्ट आपका इसी में आता है। ठीक है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये नेपाल हिमालय के क्षेत्र आते हैं। और असम की बात करते हैं, इसमें कौन सा, नामचा बर्वा पर्वत आता है असम में। आप इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। करा उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे उत्तर में कौन सी है, सबसे उत्तर में देखिए, जैसे मान लीजिए ये भारत आपका, यहाँ प्रायद्वीपीय भारत के ही दिए हैं सारे, प्रायद्वीपीय भारत। सबसे पहले आपका यहाँ पे विंध्याचल पर पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये सह्याद्री की बात करते हैं, सह्याद्री, ये पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। और सतपुड़ा, उसके बाद सतपुड़ा पड़ता है, और यहाँ पे क्या पड़ता है, महादेव हिमालय पड़ता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछ रहा उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से, तो ऊपर से पहले सतपुड़ा हो जाएगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, महादेव हो जाएगा, उसके बाद सह्याद्री हो जाएगा। ठीक है, आप इस हिसाब से इसको मिला लीजिएगा। हम कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। कौन सी, धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा रेंज की। और यहां हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी देखिए, दो इसमें पूछा जाता है, एक उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कलशुबाई। कौन सी, कलशुबाई। और दक्षिण सह्याद्री पूछा जाए तो कुद्रेमुख, दक्षिण सह्याद्री कौन सी है, तो कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है। अब विंध्याचल की यही पूछ ले तो गुडविल जो है विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। ये महादेव एमपी में है, मध्य प्रदेश, ये सह्याद्री आपका इधर है, और सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप मैप लेके सॉल्व करिएगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप अपने पास मैप जरूर रखिए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक सही नहीं पूछ रहा है। करा महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है, सही है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है, सही है। और गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है, तो ये भी सही है। महाराष्ट्र में या नासिक से होता है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है इसका उद्गम, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। कावेरी नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम आंध्र प्रदेश से नहीं होता, इसका उद्गम जो है कर्नाटक से होता है। कहां से, कर्नाटक से होता है। और किस पहाड़ी से, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। यहाँ ताप्ती नदी की बात करा, ये मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, बैतूल पठार से निकलती है ये ताप्ती नदी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक होता है। ठीक, आप जब भी ज्योग्राफी के प्रश्न सॉल्व किया करिए तो आप मैप जरूर रखिए अपने पास। ठीक है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है। देखिए, दक्षिण भारत की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या है, ये पश्चिमी घाट है, और ये क्या है, पूर्वी घाट है। ठीक है, कह रहा जहां दोनों मिलती हैं वो कौन सी पहाड़ी है, तो ये नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी पे मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पे अवस्थित है। यहाँ पे क्या होता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है, मिलती है। अच्छा, नीलगिरी की बात करते हैं तो ये 3 राज्यों में फैली है। कौन कौन से, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में ये फैली है, 3 राज्यों में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। यहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इसी पे एक जनजाति निवास करती है नीलगिरी पहाड़ी पे, टोडा जनजाति। आप इतना ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतने सारे इससे प्रश्न बनते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, ऊटी जो है इसी पे स्थित है। ऊटी जो है, आपने सुना होगा ऊटी का नाम, ये नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। कार्डमम की बात करते हैं तो ये कहां पे है, तो ये केरल में है। ठीक है, इसे इलायची पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, सेव सराय कहां पे है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। अन्नामलाई कहां पे है, तो ये अन्नामलाई जो है ये केरल और तमिलनाडु में स्थित है, केरल और तमिलनाडु में है अन्नामलाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जो प्रश्न बन रहा है उसको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव भौगोलिक प्रभाव क्या होता। कह रहा अगर जो हिमालय नहीं, अगर ये नहीं होता तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता। देखिए, प्रश्न बना है 2010 में, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सही है, साइबेरिया नहीं, जो रूस से जो हवाएं आती हैं ठंडी, अगर हिमालय ना हो, हिमालय क्या करता है, वो रोक लेता है। हिमालय जो भी हवाएं आती हैं उसको रोक लेता है, अवरोधक का काम करता है। इसलिए जो है यहाँ पे ठंडी हवाएं नहीं आती। अगर वो हिमालय नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पे शीत मरुस्थल होता है। अब तक यहाँ पे बर्फ जमी होती है यहाँ पे उत्तर भारत में। ठीक है,
तो ये क्या होगा, साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों को क्या होता है, ये अनुभव को रोक लेता है, सही है। आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, सही है। सिंध गंगा इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, सही बात है। अगर देखो ये हिमालय ना होता तो क्या होता है, यहाँ पे सारी नदियां यहीं से निकलती हैं, तो क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे नहीं होती है। नदियों से तो जलोढ़ मिट्टी निकलती है, हिमालय नहीं होता तो क्या पे यहाँ पे गंगा वगैरह और सारी नदियां नहीं होती है, तो जलोढ़ मिट्टी का विकास नहीं होता, ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, सही बात है। मानसून जिस प्रकार के अब है इस तब वैसे थोड़ी ना होता, तब तो अलग मानसून होता, क्योंकि ये क्या करता है, देखिए क्या जो इधर से मानसून आता है, हवाएं जो आती हैं वो क्या करता है, ये रोक लेता है हिमालय, और रोक कर क्या है, वर्षा कराता है। तो ये अवरोधक का काम करता है वर्षा के लिए भी। तो क्या होता, अगर ये ना होता तो ये मौसम आज कुछ और होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये इसका डी, ठीक है, तीनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, पहाड़ियां दिया है और क्षेत्र दिया है, मिलान करना है, देख लेते हैं। कार्डमम पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी भी बताया, तो ये कहाँ पे है, अच्छा मिलान करना है ना, कार्डमम पहाड़ी, तो कार्डमम पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये अभी बताया मैंने पीछे, तो ये है आपका हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे दिया, अच्छा सही सुमेलित पूछ रहा हूँ, सॉरी सही सुमेलित पूछ रहा है। तो सही सुमेलित जो है कोरोमंडल तट नहीं होगा, तो कोरोमंडल तट पे नहीं है, मालाबार तट पे है, ठीक है। मालाबार तट यानी केरल के तट को क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। और कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। तो कार्डमम पहाड़ी केरल में है, तो यानी मालाबार तट हो जाएगा, यहाँ पे कोंकण तट नहीं होगा, कोरोमंडल तट नहीं होगा। उसके बाद कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी भी ये नहीं है, गलत है। महादेव पहाड़ियां मध्य भारत में सही है, मध्य प्रदेश में सही है ये भी। अब मिकिर पहाड़ियां पूर्वोत्तर भारत में असम में है, ये भी सही। तो यानी सही कौन सा है, 3 और 4 इसमें सही है, बाकी 1 2 ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 और 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमिलित करना है ये भी। अगला प्रश्न है, नामचा बरवा, नामचा बरवा कहाँ पे है, तो ये जो है, अच्छा इसमें भी सही सुमिलित करना है। ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा पर्वत। और नंदा देवी की बात करते हैं, तो ये कुमायूं हिमालय भी, ये सही है, ये पहला गलत हो जाएगा। नंदा देवी पर्वत, ये नंदा देवी, ये कुमायूं हिमालय। नंदा देवी वैसे पूछा जाए तो ये उत्तराखंड में है। और नोकरेक ये सिक्किम, अच्छा ठीक है, सिक्किम हिमालय। तो कह रहा है नोकरेक जो है ये कहाँ पे, नहीं सिक्किम में नहीं है, तो ये नोकरेक जो है ये मेघालय, ठीक है, मेघालय में है। ये जो है गारो की जो है सबसे ऊंची चोटी है, गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं कीप अनुसार, कीप नुमा। तो ये जो है कहाँ पे, मेघालय में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदा देवी यही सुमेलित है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी नोकरेक मेघालय में, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में पाए जाते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए उष्णकटिबंधीय मतलब जो कर्क रेखा के आसपास होते हैं, थोड़ी दूर पे होते हैं, वो उष्णकटिबंधीय वहां पाया जाता है, आर्द्र सदापर्णी। तो ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये हिमाचल प्रदेश तो काफी ऊपर है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चंदन किस प्रकार के वनों में उगाया जाता है, चंदन जो होता है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भूमध्य रेखीय सदाबहार वन की बात करते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, रबड़, सिनकोना, महोगनी, ये सब किसमें आते हैं, उष्णकटिबंधीय, सॉरी भूमध्य रेखीय, जो भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला, कटीली झाड़ियां, कटीली झाड़ियां क्षेत्रों में पाई जाती है। कटीली झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। जैसे बबूल, खजूर, ये सब किसमें पाए जाते हैं, तो ये कटीली झाड़ियों में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटीली झाड़ियां है, रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। शंकुधारी जो शंख के आकार के होते हैं ऐसे, ठीक है, वो शंकुधारी है, लगभग क्या होता है, किसमें, ठंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये ठंड सबसे ज्यादा कहाँ, उत्तराखंड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका देवदार का वृक्ष हुआ, ये सब जहां पे ठंड होता है वहां पे पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, चिपको आंदोलन से जुड़ा था, चिपको आंदोलन से कौन कौन जुड़े, सुंदरलाल बहुगुणा जुड़े हैं और चंडी प्रसाद भट्ट, यही दोनों सही होगा। और मेधा पाटेकर, यही हम समझ लेते हैं, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी थी। बाकी ये चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये 1973 में हुआ था उत्तराखंड में। और इसके प्रणेता कौन थे, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी थी इसके प्रणेता, और इसके प्रमुख नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। आप इसको ध्यान रखिएगा। मेधा पाटेकर ये
नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। बात करें अगर हम विनोबा भावे की, तो ये किससे संबंधित है, तो विनोबा भावे ये भूदान आंदोलन से संबंधित है, भूदान आंदोलन से। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आगे बढ़ते हैं। जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया, ठीक से कौन सा मेल नहीं, देख लेते हैं। भारतीय गैंडा, भारतीय गैंडा ये असम में ठीक है। असम में एक कौन पूछा जाए, अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो काजीरंगा, ध्यान रखिएगा काजीरंगा में ये गैंडा पाया जाता है। एक सिंह का गैंडा बहुत फेमस है काजीरंगा असम में। बाघ जो है ये बंगाल में, सही है, आपने बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा, तो बाघ, और यह कहाँ, सुंदरवन डेल्टा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये भी सही है। ठीक है, तो एक शेर जो है ये हिमालय नहीं, शेर जो है हिमालय ठंडे क्षेत्र में नहीं, ये यहाँ ध्यान रखिए आप, ये गुजरात, ध्यान रखिए गुजरात। और गुजरात के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये सियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, आप इसको भी ध्यान रखिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है शेर, शेर ये मेल नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में वन्य जीव के पतन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वन्य जीव के पतन में कौन सा संबंध सही नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगल में आग लगना वन्य जीव के पतन का कारण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। सागौन के जंगल, सागवान जो आपने वृक्ष है वो किस पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश को और क्या कहा जाता है, इसे टाइगर स्टेट का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में, पेंच टाइगर रिजर्व ये सब मध्य प्रदेश में है, और सर्वाधिक वन भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वन्य जीव, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां, इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था, तो इसमें 6 अनुसूची, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम कुछ बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। और प्रोजेक्ट हाथी कब आया था, इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट हाथी ये 1992 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखिएगा। अला, भारत में निम्न में से कौन से राज्य में मैंग्रोव का क्षेत्र सबसे ज्यादा है। मैंग्रोव जो वनस्पति होती है ये लवड़ी जगह पे पाई जाती है, यानी पानी में पाई जाती है, ये जब जहां डेल्टा का निर्माण करती है नदियां वहां पाई जाती हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में क्या पाया जाता है, मैंग्रोव वनस्पति पाया जाता है, ये सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक स्थान जहां जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। जहां जानवरों को उनका प्राकृतिक आवास, जहां उनका प्राकृतिक आवास होता है वहां पे संरक्षित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है। क्या वन्य जीव अभ्यारण्य कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अल्लाह, लू एक प्रकार की है, लू क्या है, लू जो है ये गर्म हवा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, लू भारत में कहा जाता है इसे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसीराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान और यह स्थित है। मानसीराम आप सभी को पता है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, मानसीराम में होती है। और तो ये कहाँ पे है, तो ये खासी पहाड़ियों में। देखिए गारो, खासी, जयंतियां, 3 पहाड़ी हैं, गारो, खासी और जयंतियां, ये कीप नुमा अनुसार है। तो यहाँ पे क्या होता है, हवाएं आके रुक जाती हैं और यहाँ पे बारिश कराती हैं। तो सर्वाधिक बारिश कहाँ, मेघालय में, और ये खासी में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु में होती है। देखिए जो मानसून से पूर्व जो वर्षा होती है वही क्या कहती है, आम्र वर्षा कहा जाता है। आम्र वर्षा कहाँ पर कहा जाता है, देखिए आम्र वर्षा केरल में कहा जाता है, और ये किस में होती है, ग्रीष्म में, वर्षा से पहले होती है तो ग्रीष्म, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आम्र वर्षा केरल में कहा जाता है। देखिए और आगे अभी आएगा असम, ध्यान रखिए असम में क्या कहा जाता है इसे, चाय वर्षा, असम में चाय वर्षा कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम कहाँ कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम जो है पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चेरी ब्लॉसम जो है, चेरी ब्लॉसम कहाँ कहा जाता है इसे, तो चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में कहा जाता है, कर्नाटक में। और काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है, तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीच का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे। काल बैसाखी वही बताया पश्चिम बंगाल में। आप काल बैसाखी से आप पंजाब मत लगाइएगा, ठीक है। तो काल बैसाखी मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक सामान्य मानसून वर्षा के दौरान निम्न में से किस अवधि में मानसून हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंचती हैं। करा मानसून वर्ष के दौरान निम्न में से किस अवधि में जो मानसून आता है सबसे पहले कहां पे आता है, तो जून महीने में केरल में आता है।
और कह रहा है ये पंजाब उत्तर भारत में यानी कब पहुंचा है, हरियाणा वगैरह में ये कब पहुंचता है, तो ये कब पहुंचता है, तो ये पहुंचता है जुलाई के पहले सप्ताह में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले कहां पहुंचता है, तो ये पहुंचता है केरल में जून में, और आपने यहाँ इधर उत्तर भारत में कब पहुंचता है, तो ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह पहुंचता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के क्या होती है, तो एक दूसरे के विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप समानता इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप जो है इसमें कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा के आसपास है ना, तो ये इसलिए उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अला भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं हैं जो डैश से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती हैं। जो ये पश्चिमी विक्षोभ होता है ये सर्दियों में होता है। पश्चिमी विक्षोभ ये कहां से आती है हमारे, तो ये भूमध्य सागर से आती है। देखिए ये है अपना, ये समझ लिए ये है क्या, भारत, और इधर है भूमध्य सागर। यहाँ से जो हवाएं आती हैं और यही है भूमध्य सागर में। ठीक है, यही पश्चिमी विक्षोभ का कारण बनती है जो सर्दियों में बारिश कराती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। अच्छा, सर्दियों में सर्वाधिक बारिश कहां पे होती है, तो पूछा जाता है तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में होता है सर्दियों में बारिश। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता है। भारतीय जलवायु को कौन सा डायरेक्ट जो है प्रभावित नहीं करता है, तो यूरोप देशों के में जो बर्फबारी होती है ये भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो देखिए पहले हम समझ लेते हैं। देखिए वायुमंडल कितनी परतें होती हैं, पहला है क्षोभ मंडल, कौन सा, क्षोभ मंडल। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद समताप मंडल। उसके बाद कौन सा, मध्य मंडल। उसके बाद कौन सा, आपका आयन मंडल आता है। उसके बाद कौन सा, आपका बाह्य मंडल। तो सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल होती है, और ये क्षोभ जो मंडल है सबसे निचली परत होती है। मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं जैसे वर्षा आदि, ये सब किसमें होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में होती है। अच्छा, पूछा जाता है वायुयान यानी जो हवाई जहाज होते हैं किसमें उड़ते हैं, तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, मध्य मंडल ये सबसे ठंडा मंडल होता है। उसके बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल सबसे ऊपरी मंडल है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, आप इसको भी ध्यान रख लीजिए। अगला है, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्न में कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है। गेहूं की खेती करा, गेहूं की खेती के लिए मौसम कैसा होना चाहिए। देखिए गेहूं खेती ये रबी की फसल है ना, और ये कब सर्दियों में होती है, तो सर्दियों में तो क्या होता है, मध्यम ताप चाहिए होता है और मध्यम वर्षा चाहिए होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ना ज्यादा ताप चाहिए उसको, ना ज्यादा बारिश चाहिए, तो यानी मध्यम ताप और मध्यम वर्षा चाहिए होती है इसके। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके किया जाता है। यानी पौधों का रोपण किसके किया जाता है, यानी एक दो बार लगाया जाता है। तो इसमें प्याज को पहले बोया जाता है, उसके बाद जब छोटे छोटे हो जाते हैं तो इसको फिर से उखाड़ के दोबारा लगाया जाता है। ऐसे ही धान होता है, धान पहले जो है बोया जाता है, उसके बाद क्या होता है उसमें छोटे छोटे लगा के उसको फिर रोपण किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो मक्का वगैरह है ये सब तो बीज से बोए जाते हैं डायरेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली कृषि प्रक्रिया है। तो पर्यावरण को कौन सा नुकसान नहीं पहुंचाती, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जैविक कृषि। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। मक्का, कपास, मूंगफली, सरसों। पूछ रहा कौन सी खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल कौन सी है इसमें देख लेते हैं। सरसों नहीं है, बाकी जो है कपास, मक्का, मूंगफली ये क्या है, खरीफ की फसल है। सरसों कैसी फसल है, तो ये रबी की फसल है। ठीक है, जो सर्दी में बोई जाती है। इसमें और कौन सी आती है रबी की फसल में, आपने चना, गेहूं ये सब कैसी फसल है, मटर ये सब रबी की फसल है। और जो है कपास, मक्का, मूंगफली ये खरीफ की फसल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक के साथ संबंधित है। खरीफ का मौसम किस संबंधित है, तो ये जो है ये दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए खरीफ का फसल मतलब ये जो वर्षा के समय में बोई जाती है लगभग। ठीक है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है, ये गर्मियों के बाद आता है, वर्षा के समय में आता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून जुलाई में आता है ना, तो जून जुलाई में भी ये खरीफ की फसल भी तो होती है, धान वगैरह, तो ये खरीफ में आता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का एक प्रमुख उत्पादक है। प्राकृतिक रबर जो है सबसे ज्यादा केरल में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देखिए और इसमें देख लेते हैं, तंबाकू जो है
आंध्र प्रदेश में, तंबाकू आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं सोयाबीन, महाराष्ट्र की बात करते हैं आप प्याज, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीली क्रांति इंपॉर्टेंट है। पीली क्रांति शब्द भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पीली क्रांति ये तेल से संबंधित है, तिलहन संबंधी जो भी फसलें हैं उससे संबंधित था, ये तेल बीज से, ठीक है। मत्स्य की बात करते हैं तो ये नीली क्रांति, ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। अगला है, चावल की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? चावल की खेती के लिए नहीं, अच्छा नहीं पूछ रहा है तो शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी मतलब जो रेगिस्तानी मिट्टी होती है, मरुस्थल, तो वो शुष्क मिट्टी होती है, तो ये जो है इसके लिए उपयोगी नहीं होती। बाकी नदी की जलोढ़ मृदा, लवढ़ी मृदा, चिकनी मिट्टी, ये चावल के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फसल चक्र आवश्यक है। फसल चक्र क्यों आवश्यक है? तो फसल चक्र जो है ये मृदा की उर्वरा शक्ति की वृद्धि हेतु आवश्यक है। फसल चक्र क्या होता है? देखिए, एक बार जैसे कुछ और फसल बोए, उसके बाद कुछ और फसल बोया, उसके बाद क्या उसको परती छोड़ दिया, फिर उसके बाद कुछ और, तो यही है फसल चक्र। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, मृदा की जो उर्वरा शक्ति होती है वो बढ़ती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बिहार एसएससी से संबंधित अब डेली जो है प्रैक्टिस सेट आएगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और ये श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित था? दुग्ध उत्पादन से संबंधित, ठीक है। अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग का कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये प्रश्न बन सकता है, आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।